आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके जो 10 तक दिया हुआ था उसको हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं या सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि मतलब जो भारत का लोकतंत्र है वो किस तथ्य पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे जनता को जो अधिकार होता है वो सरकारें चुनती हैं और सरकारों को बदलने का उनको अधिकार है। तो भारत का लोकतंत्र जो है इसी तथ्य पर ये आधारित है। तो इसका देखिए जो ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा। इसमें कह रहा है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें से बताना है कौन सी जो संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं। आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उच्च सदन मतलब होता है राज्यसभा, तो ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखिए सेकंड नंबर में कह रहा है बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला देखिए थर्ड नंबर कह रहा है मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। तो ऐसा कहीं प्रावधान नहीं किया गया है कि वो लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष वो शपथ लेता है। अगला देखिए फोर्थ नंबर कह रहा है भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है। तो ये वास्तविक कार्यपालक राष्ट्रपति नहीं बल्कि पीएम होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट है वही सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी इसमें जो दिया हुआ है केवल 2 यही स्टेटमेंट इसमें सही दिया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए मूल अधिकारों से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो बेसिकली ये जो बातें लिखी हुई हैं कि अगर कोई मूल अधिकार से असंगत करने वाली विधियां हैं तो उस मात्रा तक ये शून्य घोषित कर दी जाती हैं। तो ये आर्टिकल 13 में ये वर्णन किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आर्टिकल 13 है उसके बारे में उसमें यही बताया गया है कि अगर कोई विधि है वो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो उस मात्रा तक वो शून्य घोषित हो जाएगी। तो ये आर्टिकल 13 में ये वर्णित किया गया है। अगला देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लिखित है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन कहाँ पे किया गया है। तो बेसिकली ये हम लोग डीपीएसपी में भी पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर कह रहा है। 5 नंबर में कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये ब्राज़ील का एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे ये आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें कह रहा है किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है। तो ये माना जाता है अफ्रीका को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में कह रहा है प्रमुख पर्वत और उनके सर्वोच्च बिंदु का सही सुमेलित कौन नहीं है। इसको बात से हम लोग यहाँ पे ध्यान दे के पढ़िए करिए कि दिया हुआ सत्य है या कौन सही नहीं है, इस बात को ध्यान दिया करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन भी यहाँ से गलत हो जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कह रहा है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ये सही दिया हुआ है। एंडीज़ की है एकांकागुआ, ये भी सही दी हुई है। रॉकी की है वो माउंट मैरी एल्बर्ट, ये भी सही दी हुई है। लेकिन जो आल्प्स की एल्ब्रुस दिया हुआ है ये सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में कह रहा कौन सा ग्रह जो है वो बिना उपग्रह के है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए जो शुक्र है उसके कोई उपग्रह नहीं है, और देखिए मंगल के तो है ही हैं। वरुण के देखिए तो वरुण के भी क्या है, ये ग्रह नहीं है। वहीं अगर हम लोग बुध के देखते हैं तो बुध के भी उपग्रह हैं। तो इस प्रकार हम लोग अगर इसका ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड 4। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। आइए देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है। मतलब जो ग्लोब होता है उस पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहते हैं, मतलब जिसको ग्रेट सर्किल कहते हैं। तो ग्रेट सर्किल का निर्माण बेसिकली अगर हम लोग इक्वेटर पे देखते हैं, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, तो वहीं सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण होता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या करती है, यही ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यूएसए
के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो सिलिकॉन वैली है वो यूएसए के किस राज्य में स्थित है। तो ये बेसिकली स्थित है, ये कैलिफोर्निया में है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 11 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। तो 11 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती हैं। ये कैसे बनती हैं इनके बारे में आइए जान लेते हैं। ये प्रोटॉन की गति के कारण ये तरंगें बनती हैं। तो ऑप्शन जो ए होगा वो राइट हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है संगोला की संधि कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट इसकी डेट भी पूछी जाती है। तो हुई थी 1750 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 13 नंबर, इसमें कह रहा है दो सूचियाँ दी हुई हैं, हमें इनको आपस में सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं इसको। तो 13 नंबर में क्या कह रहा है, पहले कह रहा है रक्त प्लाज्मा। तो देखिए रक्त प्लाज्मा किससे रिलेटेड होगा ये, तो ये होगा हल्के पीले रंग का ये तरल पदार्थ होता है। तो ऑप्शन इसमें 3 ये हो जाएगा। एल्बुमिन क्या होता है, एल्बुमिन होता है बेसिकली ये होता है ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना, इसका काम होता है ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। वहीं हम लोग अगर देखते हैं ग्लोबियून ग्लोबियूनिल का क्या कार्य होता है ये देख लेते हैं। तो ये संक्रामक रोगों से ये क्या करता है, रक्षा करता है। कौन सा रक्षा करता है, ग्लोबियूनिल जो होता है वो संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। वहीं फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये रक्त के स्कंदन में सहायता करता है, मतलब रक्त को जमने में ये सहायता करता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर में कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से है। मतलब जो पूछ रहा है जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसका मूल अधिकार का क्षेत्र कौन सा है, आइए उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला कह रहा है भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संधियां और समझौते, तो ये इसका कार्य नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो ये इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें कह रहा है किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो कितनी अवधि तक लागू रह सकता है ये पूछा जा रहा है। तो ये 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, इसमें कह रहा है चेलना और बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है। तो चेलना है और बिम्बिसार के विवाह का वर्णन कहाँ से मिलता है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये मिलता है ललित विस्तार से, ललित विस्तार जो ग्रंथ है वहाँ से ये विवरण मिलता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था। तो कौन सी बौद्ध सभा थी जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था, तो वो थी चतुर्थ। तो चतुर्थ का कहाँ हुआ था, तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है। मतलब पूछा जा रहा है कि हीरा कहाँ पे या किस रॉक सिस्टम में ये पाया जाता है। तो ये पाए जाते हैं विंध्यक्रम की चट्टानों में। कहाँ पाए जाते हैं, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो विंध्यन की पहाड़ियाँ हैं। अगला देखिए 19 नंबर कह रहा है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था, ये बताना है। तो इसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, 20 में कह रहा है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। तो किसने आरंभ की थी, तो ये की थी सातवाहनों ने। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 21 में कह रहा है एल्काइन का आणविक सूत्र होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 22 नंबर, इसमें कह रहा है कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। तो किस अवस्था में ये स्पष्ट दिखाई देता है, ये दिखाई देता है मध्य अवस्था में। तो ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल G होता है उसका बीमीय सूत्र क्या होता है ये बताना है। तो उसका बीमीय सूत्र होता है M-1 L3T-2। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है 24 नंबर, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में या किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है, तो ये है दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर, 25 में कह रहा है फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। किस प्रकार की जलधारा ये बताना है।
तो ये है ठंडी जलधारा। किस प्रकार की है फॉकलैंड, तो ये ठंडी जलधारा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 26 नंबर, इसमें कह रहा है डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। किससे बंधी होती हैं ये बताना है। तो ये बंधी होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे बंधी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बंधी हुई होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए 27 नंबर, 27 में कह रहा है कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। कौन सा पदार्थ होता है वो, तो वो होता है बोरॉन। तो बोरॉन क्या होता है, सूक्ष्म पदार्थ पौधों के लिए होता है। अगला देखिए थ्रोम्बिन का काम क्या होता है, तो थ्रोम्बिन का कार्य हम लोग जानते भी होंगे। तो ये होता है रक्त जमने में सहायता करता है। क्या करता है थ्रोम्बिन, ये रक्त जमने में सहायता करता है। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर, 29 में कह रहा है प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है वास्तुकला में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए वही 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, मतलब सबसे दक्षिण की पहाड़ी कौन सी है, तो वो कार्डेमम की पहाड़ी है। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 31 में कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देगी तभी राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो ये पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया था या ये बातें निकल कर सामने आई थी, तो वो आई थी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगला कह रहा है 32 नंबर, 32 में कह रहा है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो किसने ये रिकमेंड किया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये किया था शिवरमन समिति ने। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचियाँ दी हुई हैं, कीट एक तरफ दिए हुए हैं और दूसरे साइड उनसे संचारित रोग दिए हुए हैं, इनको हमें आपस में सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो बालू मक्खी से देखिए क्या होता है, इससे होता है काला जार। तो ऑप्शन ये 4 में सुमेलित हो जाएगा। वहीं हम लोग मादा क्यूलेक्स को देखते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे फाइलेरिया होती है जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं। और घरेलू मक्खी से देखिए क्या होता है, तो घरेलू मक्खी से हैज़ा होता है और जो मादा एनाफ्लीज होती हैं वो मलेरिया फैलाती हैं। तो इस प्रकार अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो इसका बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। किसके दौरान ये पूछा जा रहा है श्वेत विद्रोह हुआ था। तो ये विद्रोह हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। आइए 35 नंबर देख लेते हैं। 35 में कह रहा है कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया। तो कौन सी उन्होंने पार्टी बना ली थी, तो ये बनाई थी उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए 36 नंबर देख लेते हैं। 36 में कह रहा है निम्नलिखित में किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। एक तरह से इसको ऐसा पूछा जाता है कि जो प्रेस का मुक्तिदाता है वो कौन है। तो ये अगला देख, इसमें क्या पूछा जा रहा है, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, ये पूछा जा रहा है, माफ़ करिएगा। तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन जो बी होगा वो राइट हो जाएगा। तो 36 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 37 क्या कह रहा है। 37 में कह रहा है रामोशी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये पश्चिमी तट पर हुआ था। रामोशी कहाँ पे हुआ था, पश्चिमी तट पर। अगला देखिए 38 नंबर देख लेते हैं। 38 में कह रहा है रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो इसके अध्यक्ष थे, इनका नाम था हसन इमाम। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर। 39 में दिया हुआ है तैमूर लंका आक्रमण भारत पर कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आक्रमण कब हुआ था, इसका आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी के पास। तो ये तैमूर लंग ने इस समय भारत पर आक्रमण किया था। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 40 नंबर में दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मूर्तियाँ मिलती हैं। घोड़े की मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ से मिलती हैं, तो ये मिलती हैं रंगपुर से। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है 41 नंबर, इसमें कह रहा है वैदिक काल में सोम देवता किससे संबंधित देवता थे। मतलब ये सोम देवता जो थे वो किसके देवता थे, ये पूछा जा रहा है। तो ये बेसिकली देवता थे, वनस्पति के देवता थे। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, इनका नाम हमको बताना है। तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था शंभवनाथ। तो ऑप्शन डी होगा जो राइट हो जाएगा।
आइए 43 देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। 43 में कह रहा है कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। किसके समय में? ये अलाउद्दीन खिलजी के समय जो हुई थी, खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला देखिए 44 नंबर देख लेते हैं। 44 में कह रहा है तबकात नासरी के लेखक कौन हैं? इनका हमको नाम बताना है। इनका नाम है मिन्हाज उस सिराज। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तबकात नासरी। अगला क्वेश्चन देखिए 45 कह रहा है, 45 में दिया हुआ है हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये किसके मतलब इसका यूज क्या है? तो ये रक्त कोशिकाओं की गिनती करने के काम आता है। क्या करता है ये? रक्त कोशिकाओं की गिनती। इसका क्या नाम है? हीमोसाइटोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 46 देख लेते हैं। 46 में कह रहा है एक डायनामो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? ये कार्य क्या करता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका कार्य होता है ऊर्जा का कन्वर्टर, मतलब ये ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ये परिवर्तित करता है। आइए अगला देख लेते हैं 47 नंबर। तो 47 में दिया हुआ है यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाते हैं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो ये बेसिकली होगी ये 1 यूनिट। इसका फॉर्मूला होता है वाट गुणे घंटे गुणे समय बटे 1000। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट उसमें निकल कर आ जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 में दिया हुआ है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? मतलब कार्बन डेटिंग जो यूज करते हैं वो किसकी उम्र हम लोग निकालने के लिए करते हैं? तो वो हम लोग निर्धारित करते हैं फॉसिल्स की, मतलब जो फॉसिल्स होते हैं, मतलब जो जीवाश्म होते हैं, उनकी हम लोग क्या करते हैं? उम्र का निर्धारण करते हैं कार्बन डेटिंग से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्रय शक्ति क्षमता जो होती है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्नलिखित किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? ये पूछा जा रहा है। तो ये जो चीन है उसका जो है स्थान पहला है। किसके मामले में? जो परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में पूछा जा रहा है। जो चीन है वो फर्स्ट रैंक पर है, मतलब क्रय शक्ति क्षमता के मामले में चीन जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। वहीं हम लोग 50 नंबर देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस का। इसमें कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? किसमें दी गई थी? तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला इसमें देख लीजिए, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए चोल वंश की स्थापना, इसके संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक इनका नाम था विजयालय। अगला देखिए इस वंश की राजधानी क्या थी? तो वो तंजावुर थी। और इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वंश के जो शासक थे उन्होंने श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किया था? तो वो थे चोल वंश के, उनका नाम था राजराज। अगला देखिए इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अगर हम लोग इनका विस्तार सबसे ज़्यादा देखते हैं तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ था। अगला देखिए राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। अगला देखिए स्थानीय स्वशासन का इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। अगर चोलों की विशेषता देखें तो जो स्थानीय प्रशासन था इनकी वो प्रमुख विशेषता थी। अगला देखिए प्रसिद्ध नटराज मूर्ति जो है इसी वंश से संबंधित है। अगला देखिए अब हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में देख लेते हैं। तो इसके संस्थापक कौन है? इनका नाम है दंती दुर्ग। अगला देखिए और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी मान्यखेत। अगला देखिए इसी में कह रहा है इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष। तो ये राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड है। अगला देखिए एलोरा के जो कैलाश मंदिर हैं का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कैलाश मंदिर बनाया गया है एलोरा का वो किसने बनवाया था? तो बनवाया था कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड थे। अगला देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश का शासक जो ध्रुव था इसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? ध्रुव ने। अगला देखिए प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक जिसका नाम है कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? तो ये की थी अमोघ वर्ष ने। अगला देखिए पाल वंश के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं जो दिया हुआ है। तो पाल वंश के संस्थापक थे, इनका नाम था गोपाल। और इस वंश की राजधानी क्या थी? तो मुंगेर थी, जो आधुनिक बिहार में है। अगला देखिए प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो ये भी गोपाल ने कराई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो ये गोपाल ने बनवाया। अगला कह रहा है इस वंश के शासक देवपाल ने
उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। और देखिए, देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक जिसका नाम बालपुत्र देव था के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और फैक्ट दिए उसको देख लेते हैं। गीत गोविंद के लेखक जो हैं जयदेव, ये किसके दरबार में रहते थे? तो वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। क्या नाम था इनका? जयदेव। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गीत गोविंद लिखी थी। और ये किसके दरबार में रहते थे? ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये संग्राम राज ने की थी। अगला इसका देखते हैं जो लास्ट दिया हुआ है। प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? तो ये कल्हड़ ने इस पुस्तक की रचना की थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो प्रैक्टिस नंबर 11 था उसको सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे।